हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? हाउ आर यू? होप यू आर वेल। तो चलिए आज फिर हम शुरुआत करते हैं इस वीडियो में उसी कंटिन्यूएशन की जो हम लिटरेचर में लगातार कर रहे थे। तो ये हमारी उसी के एक कंटिन्यूएशन में वीडियो है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये पर्टिकुलर वीडियो वुड बी हेल्पिंग यू इन DSSB, UPTGT, UPPGT, है ना, MPTET एटसेट्रा। जितने भी आपके स्टेट वाले TGT, PGT के एग्जाम्स है, ऑब्वियसली ये कहीं ना कहीं आपको यहां पे आपके मार्क्स में हाइक देगी। सो विदाउट गेटिंग लेट शुरू करते हैं। और ये रहा आपका सबसे पहला क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज द साइलेंट वुमेन इज अ प्ले बाय। ये जो साइलेंट वुमेन है ये गाइज किसका एक प्ले है? तो मैं आपको बता दूं, यहां पे चार ऑप्शन है: GB शॉ, शेक्सपियर, मार्लो, बेन जॉनसन। तो 100% हम किसको देखेंगे? बेन जॉनसन को। बेन जॉनसन वॉज अ ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट एट द टाइम ऑफ एलिजाबेथ, यानी कि एलिजाबेथन एज में हम देखते हैं बेन जॉनसन को। बेसिकली ही इज द सक्सेसर ऑफ शेक्सपियर, और शेक्सपियर ने इनके कुछ वर्क्स में काम भी किया है, जिसमें से एक वर्क है एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, एंड सेकंड है एक और वर्क है जो ट्रेजेडी है इन दोनों वर्क में। सो सेजानस हिज फॉल, ये सेकंड वर्क है, यानी कि एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, सेजानस हिज फॉल, ये दो वर्क हैं जो बेन जॉनसन के, जिसमें किसने वर्क किया है? शेक्सपियर ने। लेकिन यहां पे हमारा क्वेश्चन है कि ये साइलेंट वुमेन दैट वाज रिटन बाय बेन जॉनसन। सबसे मजेदार बात क्या है कि ये एक कॉमेडी है। ये क्या है? ये एक कॉमेडी है, और इसका अदर जो नेम है वो है एपिकोइनी। क्या नाम है गाइज? एपिकोइनी। और ये एपिकोइनी ही साइलेंट वुमेन है, राइट, जिसकी शादी किसके साथ होती है? मोरोज के साथ। और ये मोरोज यहां पे कैसा पर्सन है? ये साइलेंस लवर है। और इसी में लास्ट में जब हम देखते हैं, ये एपिकोइनी शादी के बाद में भयंकर रूप से बोलना शुरू कर देती, जो कि पूरी तरह से डम थे। इसके बाद में जो मोरोज को प्रॉब्लम आती है, उससे इसे बचाता है इसका नेफ्यू यूजीनी। और उसके बाद में लास्ट में जब हम देखते हैं तो ये एपिकोइनी कोई और नहीं बल्कि एक बॉय होता है, जिसने क्या, एक दुल्हन के कपड़े पहने, लड़की के कपड़े पहने हुए होते हैं। यही एक तरह की साइलेंट वुमेन की कहानी थी। तो बेन जॉनसन वुड बी द करेक्ट आंसर हियर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, टेम्बरलिन द ग्रेट इज रिटन बाय हुम। मैं आपको बता दूं, इन सब में से यानी कि शेक्सपियर, मार्लो, बेन जॉनसन, द ग्रेटेस्ट वन राइटर अमंग द यूनिवर्सिटी वेट्स। 7 यूनिवर्सिटी वेट्स हैं: किड, लिली, पील, मार्लो, नैश एंड ग्रीन। 7 को हम देखते हैं। इन 7 में जो मोस्ट नॉलेजेबल पर्सन है ये कौन थे? क्रिस्टोफर मार्लो। सेम ईयर 1564, जिसमें शेक्सपियर पैदा होते हैं, उससे 1-2 महीने पहले कैंटरबरी डिस्ट्रिक्ट में कौन पैदा होते हैं? हमारे क्रिस्टोफर मार्लो। क्रिस्टोफर मार्लो ने एट द एज ऑफ 23 में ये एक जबरदस्त नॉवेल प्ले लिखा था, जिसका नाम है टेम्बरलिन द ग्रेट, राइट। ये कहीं ना कहीं लूजली कनेक्टेड है किससे? एक किंग से, जिनका नाम क्या था? तैमूर। तो तैमूर द टार्टर, हम कहेंगे द टार्टर। और ये कौन था? ही वॉज पर्सियन, ही वॉज अ पर्सियन किंग। तो कहीं ना कहीं लूजली इससे रिलेटेड है, यानी कि ही हैड बीन द एट द सेंटर पॉइंट। यानी कि अगर मैं कहता हूं टेम्बरलिन द ग्रेट, तो टेम्बरलिन वर्ड तैमूर के लिए ही यहां पे यूज हुआ है, जिसने कभी इंडिया पे भी आक्रमण किया था। सो इसी वजह से हम देखते हैं कि मार्लो ने टेम्बरलिन द ग्रेट को लिखा। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एपिक आर हियर। और भाई हमने एपिक कई सारे देखे हैं, लेकिन एपिक के अगर टाइप की बात करें तो गाइज ये 2 टाइप्स का होता है। ये हमारा आंसर बनेगा 2। अब ये 2 कौन कौन से होते हैं गाइज? एक होता है फोक, FOLK, और एक होता है लिटरेरी। ध्यान से देखेंगे, अगर हम फोक एपिक की बात करें तो ये ओरल ट्रेडिशन पे बेस होता है। कैसे होता है गाइज? ओरल ट्रेडिशन पे बेस्ड, यानी ऐसी जो एपिक होते हैं, ऐसे हीरोइक वर्क जो होते हैं, जो हमें खाली ओरल ट्रेडिशन में मिल रहे, पीछे ही चले आ रहे हैं, बाप दादाओं ने बच्चों को बताया, बच्चों ने आगे अपने बच्चों को बताया, और हम सुनते जाते हैं। क्या कहते हैं हम इनको? दीज आर कॉल्ड द फोक एपिक। फोक का मतलब यहाँ पे किससे है? समूह से, एक पर्टिकुलर लोगों के ग्रुप से, जो कि लगातार उसको आगे बढ़ाते रहते हैं। लेकिन जब हम लिटरेरी कहते हैं तो ये लिटरेरी बेसिकली कैसा होता है? जो एक पर्टिकुलर राइटर के थ्रू, है ना,
जो एक पर्टिकुलर राइटर या ड्रामेटिस्ट के थ्रू लिखा जाता है, लाइक हम कहेंगे पोएट के थ्रू, क्योंकि हम एपिक की बात करें तो एक पोएट पर्टिकुलर होगा जो इस कहानी को, इस पूरे के पूरे एपिक को लिखता है, दैट इज कॉल्ड द लिटरेरी एपिक। तो क्या आप समझ पाए, हमारे एपिक दो तरह के हैं, नंबर वन फोक एपिक, नंबर सेकंड इफ वी टॉक अबाउट लिटरेरी एपिक। करेक्ट गाइस? अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। ओरलैंडो इज अ कैरेक्टर ऑफ शेक्सपियर, मतलब शेक्सपियर के किस पर्टिकुलर प्ले में हम ओरलैंडो का कैरेक्टर देखते हैं। तो गाइस आप ध्यान से देखिए, हैमलेट, किंग लियर, टेम्पेस्ट, ऑब्वियसली इट इज द एज यू लाइक इट। ओरलैंडो यहां पे कैसा है, ही इज द यंगेस्ट सन ऑफ द किंग। कैसा है? यंगेस्ट सन ऑफ द किंग। अब इसी वजह से, और सबसे बड़ी बात की, ही इज वर्चुअस। ये क्या है बच्चों, ये वर्चुअस है, ये बड़ा ही शिवेलरिक है, शिवेलरिक है, वर्चुअस है एंड जबरदस्त है। तो हम इसको एज ए हीरो यहां पे प्रेफर करते हैं। तो एज ए हीरो ऑरलैंडो हैज बीन टेकन इन द वर्क एज यू लाइक इट, जो कि अपने आप में क्या है, ये एक कॉमेडी है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सैमुअल बेकेट वोज, है ना, सैमुअल बेकेट वोज, आई थिंक इसमें शायद 4 या समथिंग कुछ लिखा है, बट ये मुझे ऐसे लग रहा है। अगर हम सैमुअल बेकेट की बात करें तो ऑब्वियसली सैमुअल बेकेट वोज, यहां पे जो ऑप्शंस हमें दिख रही हैं कुछ गलत हैं। वैसे हम देखेंगे तो ये आयरिश हैं। ये कैसे हैं गाइस? आयरिश हैं। ही वॉज एन आयरिश ड्रामेटिस्ट। तो आयरिश ड्रामेटिस्ट थे, इंग्लिश हम इनको कह सकते हैं। तो आंसर हमारा इसके अकॉर्डिंग ए बनेगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। हु इज फेमस फॉर हिज ड्रामा ऑफ आइडियाज। अब ये बात हमारी बनती है कि भाई ड्रामा ऑफ आइडियाज है क्या। तो गाइस ये कुछ भी नहीं है, ड्रामा ऑफ आइडियाज कह लो या फिर इसी की तरह से अगर हम देखें तो प्रॉब्लम प्ले। क्या बनेगा? प्रॉब्लम प्ले। अगर मैं प्रॉब्लम प्ले की बात करूं, आप आसानी से बता देंगे कि भाई ये हेनरिक इब्सन है। हेनरिक इब्सन का कहना था कि ही वाज द प्रोड्यूसर ऑफ दिस पर्टिकुलर टर्म द प्रॉब्लम प्ले, यानी कि ऐसा प्ले जिसको हम ना तो ट्रेजेडी में रख सकते हैं एग्जैक्टली, ना ही कॉमेडी में, तो हम उसको बीच में रख देते हैं, दैट इज अ प्रॉब्लम प्ले। जैसे शेक्सपियर के कुछ वर्क्स कैसे हमारे प्रॉब्लम प्ले में लिए जाते हैं, है ना, जैसे मेजर फॉर मेजर इज अ प्रॉब्लम प्ले। डार्क कॉमेडी है, डार्क ट्रेजेडी है। बट गाइस यहां पे मैं आपको बता दूं कि ये प्रॉब्लम प्ले ड्रामा ऑफ आइडियाज से सबसे बड़ा जो नाम जुड़ा है वो किसका जुड़ा है? जीबी शॉ। सो जीबी शॉ का नाम जुड़ा है इसी वर्क से, ड्रामा ऑफ आइडियाज। लेकिन हाँ, उसमें हेनरिक इब्सन भी है। तो इसमें 2-3 राइटर ऐसे हैं जो बेसिकली ड्रामा ऑफ आइडियाज पे वर्क करते थे, प्रॉब्लम प्ले को लेते थे और उन्हीं के थ्रू इसको लिखा गया है। तो ये एक टर्म थी दैट वाज पॉपुलर एज अ प्रॉब्लम प्ले, है ना, ड्रामा ऑफ आइडियाज। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। टेस ऑफ द डी अर्बरवेल्स, वेरी ग्रेट वर्क दैट वाज रिटन बाय थॉमस हार्डी। अगर हम थॉमस हार्डी की बात करें, he had written the टेस ऑफ द डी अर्बरवेल्स। टेस ऑफ द डी अर्बरवेल्स फैमिली की ये जो टेस है ये जबरदस्त है। यही यहां पे हीरोइन है इस वर्क की। इस नॉवेल की जो हीरोइन है वो कौन है? वो टेस है, जिसको बच्चों एलेक जो होता है, एलेक जिसको रेप करता है ना। ये अपनी फैमिली में जब अपने घर की तरफ से वहां पे कुछ हेल्प के लिए जाती है, कुछ पैसे के लिए जाती है, सो एलेक उसको जंगल में ले जाके छोड़ने के बहाने कि तुम्हारे घर छोड़ देता हूं, रात हो गई है, देर हो गई है, उसे रास्ते में रेप करता है। जिसके बाद इसको एक बेबी होता है और उस बेबी का नाम क्या रखा जाता है? सोरो। ये टेस उसका नाम क्या रखती है? सोरो। और फिर कुछ दिन बाद उसकी डेथ हो जाती है। उसके बाद ये फिर कहीं डेयरी फार्म में जाती है, फिर कहीं और जाती है। इस तरह से करके लास्ट में ये फिर इफ आई टॉक अबाउट द प्लॉट, ये लास्ट में एलेक को मार देती है, जिसकी वजह से इसको हैंग कर दिया जाता है, क्योंकि एलेक एक वेल्दी फैमिली से बिलोंग करता था। तो यहां पे अगर हम देखें तो मॉरल इसका ये निकलता है कि नेवर डू रॉन्ग फॉर द मोरल सेक। उसे मॉरल सेक यानी कि मॉरल का नाम देते हुए कुछ भी रॉन्ग हमें लाइफ में नहीं करना चाहिए। सो दैट इज द टेस ऑफ द डी अर्बरवेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। हु इज नोन एज एन एंटी रोमांटिक नॉवेलिस्ट इन द रोमांटिक एज। तो भाई अगर नॉवेलिस्ट हम इनमें से देखें, चार्ल्स लैम्ब भी हैं, जेन ऑस्टिन भी, हैजलिट भी। ये जेन ऑस्टिन है। बेसिकली क्या किया जेन ऑस्टिन ने? अगर हम प्राइड एंड प्रेजुडिस की बात करें, प्राइड एंड प्रेजुडिस, या हम गाइस बात करें सेंस एंड सेंसिबिलिटी की, या हम बात करें एमा की, है ना, ये सारे ही वर्क कैसे हैं?
इन वर्क्स में इन्होंने कैरेक्टर रोमांटिक लिए हैं। शी हैज टेकन रोमांटिक कैरेक्टर्स। ठीक है जी। लेकिन किया क्या है इन रोमांटिक राइटर्स को, कैरेक्टर्स को, इनको इन्होंने सटायराइज किया है। शी हैज टेकन देम जस्ट टू सटायराइज देम। और सटायराइज करना कहां पे हमारा जाता है? दैट वाज द मेन पर्पज ऑफ द 18th सेंचुरी। राइट और नॉट? भाई अगर हम 18th सेंचुरी की बात करें, अगर हम ऑगस्टन पीरियड की बात करें, है ना, ऑगस्टन एज की बात करें, तो 100% ये वहां पे जाता है सटायराइज, क्योंकि सटायर सबसे ज्यादा जो लिखे गए थे दैट वाज रिटन इन द ऑगस्टन एज। तो इसी वजह से इनको कहा गया कि शी वाज एन एंटी रोमांटिक, क्योंकि भाई सटायर करने का मतलब एंटी रोमांटिक हो गया, वो भी किसमें? रोमांटिक एज में। तो ये हमारी जेन ऑस्टिन थी। तो आंसर हमारा क्या बनेगा? आंसर वुड बी बी। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। पैराडाइज लोस्ट अटेम्प्ट्स टू। अब देखो बच्चों, पैराडाइज लोस्ट की अगर हम बात करें तो 100% इट गोज टू द कॉमनवेल्थ पीरियड और द प्यूरिटन एज। दैट वाज रिटन बाय जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन पैराडाइज लोस्ट में गॉड की जो कमांड है उसके अंडर में रहते हुए सैटर्न को दिखाता है ना, ईव और एडम को दिखाता है, कैसे कैसे वो उसके अंडर में है। लेकिन फ्री विल के लिए सैटर्न इस चीज के लिए पूरी तरह से मना कर देता है कि भाई नहीं, ज्यादा बढ़िया क्या कहता है? वो कहता है बेटर टू रेन इन द हेल देन टू सर्व इन द हेवन। ये जबरदस्त लाइन है, यानी कि अपनी फ्री विल को शो करती है। सी, अगर हम पैराडाइज लोस्ट का एक मोरल देखें या फिर देखें कि भाई ये कहना क्या चाहता है, तो देखो, जस्टिफाई द वेज ऑफ द मैन टू गॉड। जी नहीं, मैन गॉड के लिए रास्ता नहीं बनाता। शो दैट द सैटर्न एंड द गॉड हैव इक्वल पावर, बिल्कुल नहीं थी। एक्सप्लेन व्हाई गॉड एंड इविल आर नेसेसरी, जी नहीं। जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन, मतलब कहने का यह है कि भगवान के क्या वेज हैं एक ह्यूमन बीइंग के लिए, वो कैसे कैसे ह्यूमन बीइंग को जस्टिस प्रोवाइड करता है या फिर दुखी करता है, मुश्किल में डालता है, या वो चाहता क्या, ये सारा वहां पे दिखाया गया है। कहते हैं ना, मतलब जो भगवान चाहता है बस वो होता है। इसका मतलब है वी जस्ट से दिस जस्ट टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। Who was poet laureate? इनमें से पोएट लॉरिएट कौन था? अल्फ्रेड टेनिसन, रॉबर्ट ब्राउनिंग, पीबी शेली, नन ऑफ देम। तो इसका आंसर आप खुद करेंगे। भाई अगर हम पोएट लॉरिएट की बात करें, पोएट लॉरिएट बेसिकली लंदन में होते थे और वो करते क्या थे? दे हैड टू राइट द रॉयल हिस्ट्री। वो जो रॉयल फैमिली है उसकी हिस्ट्री को वो लिखते थे। सबसे पहले हम किसको देखते हैं? बेन जॉनसन को। उसके बाद में एग्जैक्टली 1688 में हम किसको देखते हैं? इट वाज द जॉन ड्राइडन। लेकिन जॉन ड्राइडन ही वो पहला था जो उस पर्टिकुलर पोस्ट पे पहले आया, क्योंकि पोस्ट ही क्रिएट उनके टाइम में होती है। बेन जॉनसन के टाइम में ये पोस्ट थी ही नहीं, बट वो पहले कहे जाएंगे। तो हम फर्स्ट ऑफिशियल अगर कहेंगे तो किसको कहेंगे? जॉन ड्राइडन को। आगे अगर हम बात करें तो इट वाज लॉर्ड टेनिसन। गेटिंग गाइस? कब बने थे? 1850 में। कब तक रहे? 1892 तक, अप टू डेथ। 1850 में किसकी डेथ होती है? वर्ड्सवर्थ की। इसका मतलब वर्ड्सवर्थ को इन्होंने क्या किया था? और वर्ड्सवर्थ ने किसको किया था? सऊदी को। इससे पहले सऊदी थे, राइट गाइस? रॉबर्ट सऊदी, फिर अल्फ्रेड टेनिसन। तो सऊदी, वर्ड्सवर्थ, अल्फ्रेड टेनिसन। ये कब से कब तक थे? 1843 से 1850 तक। और 1813 से लेके 43 तक कौन थे? ये हमारे रॉबर्ट सऊदी थे। तो ऐसे करके आपको सीक्वेंस को गाइस याद रखना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। ओ लेडी वी रिसीव बट व्हाट वी गिव हैज बीन कोटेड फ्रॉम। किससे लिया गया है? हैज बीन टेकन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर डिजेक्शन एंड ओड। अब ये ओड है का मतलब एक पोएम है, लेकिन लिखी किसने? इट वाज रिटन बाय हमारे कॉलरेज। सो कॉलरेज हैज रिटन दिस, है ना? इट वाज कॉलरेज। सो कॉलरेज की पोएम थे डिजेक्शन एंड ओड। इसी में ये पर्टिकुलर लाइन हमारी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। द पीरियड फ्रॉम 1649 टू 1660 इज नोन एज। भाई ये कैसे जाना जाता है, इस बात को हम जरा यहां पे चेक करेंगे। तो देखो सब लोग ध्यान से, इस वर्क को अगर मैं कह दूं आपको, ये टाइम पीरियड 1649 से क्रॉमवेल के टाइम का है। किसके टाइम का है? क्रॉमवेल। और गाइस अगर आप क्रॉमवेल की बात करेंगे तो 100% इट वाज द कॉमनवेल्थ पीरियड। यहीं पे कॉमनवेल्थ पीरियड में क्रॉमवेल के अंडर में एज अ सिविल सर्वेंट किसने वर्क किया था? हमारे जॉन मिल्टन ने। जॉन मिल्टन, यहीं से वो पावरफुल हुए थे, राइट? एंड ही हैड रिटन फॉर द कॉमनवेल्थ, इन फेवर ऑफ द कॉमनवेल्थ। सो कॉमनवेल्थ पीरियड 1649 टू 1660 को हम प्योरिटन पीरियड भी कहते हैं, क्योंकि यहां पे प्योरिफिकेशन पे सबसे बड़ा जोर था।
जो मेन एम्फेसिस था वो प्योरिफिकेशन पे था। का मतलब इससे पीछे क्या थी, पूरी तरह से जो लग्जरी थी एलिजाबेथन एज में, लाइक हमारी जैकोबियन एज में, कैरोलाइन एज में, उसको हटाने की, मेटेरियलिज्म को हटाने की बात की गई और प्योरिफिकेशन की बात की। लेकिन जस्ट विद द डेथ ऑफ दिस पर्टिकुलर मैन क्रॉमवेल, इट एंडेड, कॉमनवेल्थ एंड हो जाता है 1658 में, 1660 में पूरी तरह से। और उसके बाद आता है रेस्टोरेशन। तो रेस्टोरेशन किसका था वो, अंडर चार्ल्स सेकंड, इट वाज द रेस्टोरेशन ऑफ द मोनार्कियल सिस्टम अगेन, पूरी तरह से फिर मोनार्कियल सिस्टम वहां पे आ जाता है। अब गाइस हम बात करते हैं विच पोएम इज रिटन बाय वोल्ट विटमैन। बड़ा जबरदस्त वर्क, अगर मैं आपको बताऊं तो इट वाज वोल्ट विटमैन्स वर्क ना। ये दोनों वर्क किसके हैं, विलियम ब्लैक के। किसके हैं गाइस, विलियम ब्लैक। जबरदस्त पोएम है ना। लेकिन अगर मैं बात करूं सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, दिस वॉज द पोएम रिटन बाय वोल्ट विटमैन। और वोल्ट विटमैन को आप जानते हैं कि उन्होंने अपने इस वर्क में, और मैं आपको बता दूं कि लिखा किसमें गया था, इट वॉज रिटन इन लीव्स ऑफ ग्रास। ये जो पोएम थी ये किस एंथोलॉजी में लिखी गई थी, लीव्स ऑफ ग्रास। तो लीव्स ऑफ ग्रास जो कि एक एंथोलॉजी है, कलेक्शन ऑफ पोएम्स है, उसकी एक पोएम थी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। इसकी मुझे एक लाइन बड़ी अच्छी याद आ रही है, आप उससे अंदाजा कर सकते हैं। दिस इज द टच ऑफ माई लिप्स, दिस इज द टच ऑफ माई लिप्स टू योर्स। अब आप इस लाइन से समझ सकते हैं हाउ ओवर्ट सेक्सुअल ही हैड बीन व्हाइल राइटिंग दीज लाइन्स, राइट। ये मतलब उनके जो वर्क हैं, ये जो पोएम्स हैं, ये जो लीव्स ऑफ ग्रास है, इसको उन्होंने सबसे पहले लिखा और इसको थ्रू आउट लाइफ वो एडिट करते रहे। इतने जबरदस्त वर्क है। तो कई बार उनको मतलब इसमें प्रॉब्लम आई क्योंकि ओवर्ट सेक्सुअलिटी पे बेस्ड था, खूब उन्होंने जम के लिखा, इसमें लाइन को आप देख सकते हैं। लेकिन फिर भी आज ये पार्ट है हमारी लिटरेचर का, बिकॉज इट शोज द डेमोक्रेसी, ये डेमोक्रेसी पे बेस्ड है। तो आंसर क्या है हमारा, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ बाय वोल्ट विटमैन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हु इज द राइटर ऑफ द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन। द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन। सो गाइस इसका आंसर है हमारा फ्रांसिस फुकुयामा। फ्रांसिस फुकुयामा। फ्रांसिस फुकुयामा बेसिकली यहां पे क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि जो हिस्ट्री हमारी है उस हिस्ट्री को एक प्रोसेस के रूप में हमें लेना है, लाइक हम पीछे से सीख सके, आगे से सीख सके, इन सब चीजों का तो एक प्रोसेस के रूप में लेना है। और इसीलिए उन्होंने वर्क किया द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, हु रोट यूलिसिस। अब आप जानते हैं कि यूलिसिस अगर मैं नॉवेल कहूं तो इट इज जॉयसी, जेम्स जॉयसी। लेकिन अगर हम बात करते हैं यहां पे यूलिसिस एक पोएम की, तो ये पोएम लिखी गई थी हमारे एल्फ्रेड टेनिसन के थ्रू, जो कि कौन है, एक विक्टोरियन पोएट है। तो विक्टोरियन पोएट लॉर्ड टेनिसन, हु वाज द पोएट लॉरिएट देयर, ही हैड रिटन दिस पर्टिकुलर पोएम, दैट इज द यूलिसिस। तो आज के इस लेक्चर में गाइस हम इतने ही क्वेश्चंस करेंगे। मिलते हैं फिर कमिंग सेशन में। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। हैव अ ग्रेट टाइम। इसको लाइक करें, इसको शेयर करें, इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू।